कृपया ध्यान दें, देवीय सज्जनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कृपया अपने स्थान पर बने रहें और इस व्लॉग को अंत तक देखें। कुर्सी की पेटी बांध लें। कृपया अपने बाकी कामों को बंद करें क्योंकि वो हमारी मेहनत बेकार कर सकते हैं। याद रहे कि अब इस विमान में शौचालय का उपयोग करना मना है। हमारे कप्तान श्री निखिल पितले आज विमान उड़ाएंगे अहमदाबाद टू जयपुर, 1 घंटा 35 मिनट। धन्यवाद। हे गाइस, दिस इज निखिल पितले, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं कि अगर ये दुनिया एक किताब की तरह है तो जो लोग यात्रा नहीं करते वो उसका सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि ज़िंदगी आपको दोस्तों के साथ घूमने का मौका बार बार देती है और देती रहेगी, लेकिन परिवार के साथ, फैमिली के साथ घूमने का मौका बहुत कम मिलेगा। इफ़ यू डोंट थिंक सो, आस्क योर पेरेंट्स, उनको अपने पेरेंट्स के साथ घूमने का कितना मौका मिला। इनफैक्ट ना के बराबर। तो वो अपने सपने अपने बच्चों के साथ पूरे करते हैं। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे उनके साथ घूमने का मौका मिल रहा है और यही कुछ चीज़ें होती है जो बाद में याद करेंगे, इसीलिए वीडियोस बनाता हूँ। So let's get started on this note. कुछ लोग पीने के बाद ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, तो कुछ लोग ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद ही पीते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे बाकी लोग अपने दोस्तों के साथ लॉन्च में जाते हैं तो हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, क्योंकि वही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए हम बाकियों से ऊंचा महसूस करते हैं। और फिर दूसरे ही दिन जल्दी उठकर हम लोग आगरा के लिए निकल गए, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली एक शादी अटेंड करनी थी। रास्ते में हमें एक ऐसा गांव मिला जहाँ पे पूरे गांव में मंदिर ही मंदिर है और ये इतने बेहतरीन बनाते हैं कि इनको पूरी इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। बाय द वे, मैं यूपी की शादी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू नो व्हाट आर द डिफरेंट रिचुअल्स दे फॉलो। यहाँ यूपी में जब भी शादी होती है तो ये सब पहनना पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू वेयर इट। यूपी की शादियों की एक खास बात मैंने नोटिस की है कि यहाँ पर खाना पहले शुरू हो जाता है, शादी सारी रात चलती रहती है। महाराष्ट्र में उल्टा है, पहले शादी होती है फिर खाना, इसलिए लोगों का आधा ध्यान खाने की तरफ ही होता है। ये मैं हूँ, ये आगरा फोर्ट है और ये मेरी मॉम चल चल के थक गई है।
दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं घूमने जाए तो गाइड को ज़रूर हायर कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनका गुजारा टोटली हमारे ऊपर डिपेंड होता है। गाइड ने हमें बताया कि यहाँ सामने तरह तरह के गुलाब के बागीचे हुआ करते थे और नीचे इत्तर के फुहारे। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हवा बहती होगी तब किस टाइप का माहौल होता होगा यहाँ पर बेगम साहिबा के लिए। और ये बेगम साहिबा के कुछ बेडरूम्स। और एक खास बात यहाँ पे पता चली है कि यहाँ एक सुरंग है जो यहाँ से नीचे से 2.5 किलोमीटर दूर ताजमहल तक कनेक्टेड है। और ये है राजा का लाइब्रेरी और ये उस टाइम का किचन। ऊपर आप काले धब्बे देख सकते हैं क्योंकि चूल्हे पे खाना बनता था। और ये इनका एयर कंडीशन रूम है। इसका एक्ोस्टिक और इसका एटमॉस्फेयर आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि बाहर से अगर गर्म हवा आती है तो अंदर आने के बाद ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसकी दीवारों के अंदर से पानी बहता है और ऊपर पानी की टंकियाँ लगी हुई है। ये उस टाइम के उस ज़माने के सोचो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। महल के इस हिस्से को कहते हैं मीना बाज़ार। मीना बाज़ार का नाम आपने देश में कई जगहों पर सुना होगा, जिसकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी। दुकानदार नीचे से ऊपर किले में आते थे अपना सामान बेचने के लिए, क्योंकि रानियों को नीचे जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। तो उनकी जो सारी शॉपिंग होती थी वो यहाँ पर नीचे होती थी। ये पूरा भीड़ भाड़ से भरा हुआ होता था। ये है पार्लियामेंट, जिसको कहते हैं दीवाने खास। यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी। सामने एक पत्थर है जो राजा के बैठने की जगह है। ये पत्थर बेल्जियम से मंगाया गया है। इस पत्थर के ऊपर एक बड़ा सा क्रैक भी है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था तब एक तोप का गोला इसके ऊपर गिरा था। और ये पत्थर सोना तराशने के भी काम आता है। ये है डोली महल। यहाँ पे औरंगज़ेब की बेटियाँ रहती थी। इसका शेप कुछ डोली जैसा है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। महल के अलग अलग हिस्सों से आपको ताजमहल दिखाई पड़ता है। यहाँ से सामने अभी तो झाड़ियाँ दिख रही है, लेकिन पहले नदी हुआ करती थी। और नीचे जो खोदा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पर नीचे पानी हुआ करता जिसमें मगरमच्छ थे और जंगली जानवर भी नीचे छोड़े गए थे, ताकि किले के अंदर जो बंदी है वो यहाँ से भाग ना सके। वैसे तो शाहजहाँ की 3 बीवियाँ थी, लेकिन उसमें से सबसे छोटी और खूबसूरत मुमताज़ उनके लिए सबसे अजीज़ थी। उसकी तबीयत ख़राब रहती थी और उसने अपने मरने से पहले शाहजहाँ से वचन मांगा था कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी याद में कुछ ऐसा बनाओगे जिसको देख के दुनिया याद करेगी। इसलिए शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, लेकिन वो इतना महंगा था, अरबों खरबों रुपए उसमें खर्च हो गए थे, जिसकी वजह से मुगलिया सल्तनत का दिवाला निकल चुका था। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चोट उनके ऊपर पहुंची थी, जिसकी वजह से औरंगज़ेब उनका बेटा उनसे काफ़ी नाराज़ था। और शाहजहाँ अपनी बीवी को खो देने के बाद कई साल बहुत डिप्रेशन में रहते थे और वो एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, जो इस वाले ताजमहल से भी ज़्यादा महंगा होने वाला था। ये ख्याल सुनते ही औरंगज़ेब ने उनको बंदी बना लिया, घर के अंदर ही नज़र बंद करके उनको रख दिया। 8 साल कैद में गुजारने के बाद शाहजहाँ की डेथ हो गई और उनकी दोनों बेटियों ने उनकी कब्र मुमताज़ के बगल में ताजमहल के अंदर ही करवाई। इस जगह को कहते हैं दीवाने आम, यानी आम लोगों की कोर्ट कचहरी। उस टाइम जो भी आम लोगों को समस्या होती थी वो राजा के सामने लेकर आते थे और उनका इंसाफ हो जाता था। औरंगज़ेब ऊपर बैठते थे और बाकी प्रजा नीचे रहती थी। इस जगह पे एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें अलग अलग देशों के अलग अलग राजाओं को बुलाया गया था। तो इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए थे अपने 8 साल के बेटे संभाजी के साथ। उनके साथ जानबूझ के दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीछे वाली लाइन में खड़ा किया ताकि उनका अपमान किया जा सके, उनको गुस्सा दिलाया जा सके। हालांकि उस लाइन में जो उनके साथ में बगल में खड़े हुए जो राजा थे वो सारे औरंगज़ेब से जंग हारे हुए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे कभी भी कोई भी जंग हारे नहीं थे। जिस जगह पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी की होती नहीं थी, किसी को इजाज़त ही नहीं थी, उस जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं और जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं वो भी हमसे जंग हार चुके हैं और आप भी हमसे जंग हार चुके हैं। इसीलिए मुझे अपमानित करने का आपका ये जो प्रयास है ये मैं बखूबी समझ चुका हूँ। इसी बात की वजह से उनको धोखे से अरेस्ट कर दिया गया, उनको बंदी बना लिया गया। लेकिन उनको भी नज़रबंद रखा था, किसी जेल में नहीं थे। पीछे एक जगह है वहाँ पे उनको रखा था और उनके साथ जो 300 साढ़े 300 लोग थे उनको अलग से रखा गया था ताकि इन लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं हो सके। महाराष्ट्र से काफ़ी दूर आगरा में आ चुके थे। महाराज ने काफ़ी कोशिश की, इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको कभी सुनाऊंगा। लेकिन फिर महाराज ने ढोंग रचा कि वो बीमार है, अब वो उनकी तबीयत ख़राब है और दिवाली का मौसम था तो वो कुछ दान धर्म करना चाहते, गरीबों में मिठाइयाँ बांटना चाहते, जिसके लिए औरंगज़ेब ने उनको इजाज़त दी।
बड़े बड़े बक्से डोलियों की तरह यहाँ से उठते थे और रोज़ 100-150 बक्से यहाँ से पूरे गांव में मिठाइयों के बंटते थे। किसी दिन एक बक्से में छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे और दूसरे बक्से में छत्रपति संभाजी महाराज बैठे और दोनों इसमें से निकल गए। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और जो 350 लोग जो साथ में थे, सोचिए क्या नियोजन होगा, वो भी यहाँ से निकल गए। इसीलिए आगरा फोर्ट के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा आपको नजर आती है, जिसके नीचे लिखा गया है ये वो इंसान है जो कभी किसी के सामने झुका नहीं और जिसने इनफैक्ट औरंगजेब को झुकाया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पिछले साल जब हम लोग घूमने के लिए निकले थे तब दिल्ली, आगरा, मथुरा, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे। लेकिन उस टाइम मैं यूट्यूबर नहीं था तो इसीलिए कोई ट्रैवल व्लॉग्स नहीं बनाए। इस बार मैं पूरा साल घर पे था ये कोविड की वजह से, तो बार बार मुझे वो टेम्पटेशन हो रही थी कि मुझे ताजमहल दोबारा देखना है। वो मेरा फेवरेट है और मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि देखिए इस बार संजोग ऐसा बना कि मैं वापस यहाँ पहुँच गया।